मैथ्स 205 का लेक्चर नंबर 1 है। तो हमने चैप्टर नंबर 7 से इसे शुरू करना है। चैप्टर 7, 8, 10, 12, 13 और 14 चैप्टर हम लोगों ने इस कोर्स में पढ़ने हैं। तो चैप्टर नंबर 7 से हम इसे शुरू करते हैं। इसमें से आमतौर पे एक शॉर्ट क्वेश्चन या आमतौर पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो मिड टर्म में हम चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर या फिर चैप्टर नंबर 13 को भी साथ करेंगे। चैप्टर नंबर 9 आप लोग खुद करेंगे, 10 और 12 चैप्टर हम लोग फाइनल में करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 जो है, ये हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, ठीक है, MTH 205। तो मैकेनिक्स हम लोग कहते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, अगर आपके पास एक बॉडी है और वो मोशन के अंदर है तो उसकी मोशन को जो स्टडी करना जो है वो मैकेनिक्स के अंदर आता है। और हमारा चैप्टर जो है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लोग प्रॉपर देख लें, आपके बुक पे भी लिखी है, लेकिन आप भी वैसे तो आप ये मैकेनिक्स को चैप्टर नंबर 9 में भी इसको आप लोग डिफाइन करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स की ही ब्रांच है, यानी कि इसमें मोशन को ही स्टडी करते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी पार्टिकल की या किसी बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं। तो काइनेमैटिक्स जो है ये मैकेनिक्स की ही ब्रांच है, यानी कि इसमें भी किसी पार्टिकल की मोशन को ही डिस्कस किया जाता है विद आउट एनी रेफरेंस टू द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। हम पार्टिकल की मोशन को तो स्टडी करते हैं, लेकिन पार्टिकल क्यों मूव कर रहा है, उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं जिसकी वजह से पार्टिकल मूव कर रहा है, हम उन फोर्सेस को स्टडी नहीं करते। उन फोर्सेस को निगलेक्ट अगर कर दिया जाए, सिर्फ पार्टिकल की मोशन को स्टडी किया जाए, पार्टिकल क्यों मूव कर रहा है इसको फ़िलहाल हम छोड़ दें, तो हम कहते हैं कि वो ब्रांच आपकी मैकेनिक्स, उस ब्रांच को हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। और अगर मोशन को भी साथ स्टडी किया जाए तो वो डायनामिक्स। बहरहाल वो बात की बात है, वो अगले चैप्टर्स में आपके पास आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम पार्टिकल की मोशन को स्टडी करेंगे विद आउट एनी रेफरेंस टू द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोगों ने, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है तो वो पहले डिफाइन काइनेमैटिक्स इस तरह से वो कह देता है, उसके बाद वो एक न्यूमेरिकल टाइप कुछ दे देता है। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन आपके पास है ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल में ट्रैजेक्टरी कहते हैं किसी पाथ को। तो जब एक पार्टिकल मोशन में होता है तो वो जो पाथ को फॉलो करता है, ये एक पार्टिकल है, वो इस तरह से उसकी मूवमेंट है, वो एक पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उसको हम लोग जो है उस पाथ प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी कह देते हैं। द कर्व दैट इज ट्रेस्ड, एक कर्व जो ट्रेस बाय अ मूविंग पार्टिकल, एक मूविंग पार्टिकल है जो वो कर्व ट्रेस करता है। एज टाइम प्रोग्रेस इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी और पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एक मूविंग पार्टिकल जो है प्रोग्रेस ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के गुजरने के साथ साथ एक पार्टिकल जोन सा पाथ ट्रेस करता है, जोन सा कर्व ट्रेस करता है, उसको हम उस पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी कहते हैं या फिर पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेकिन हमने चूँकि अगर डिफ़ाइन करना है वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को, तो उसमें इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो एक हम पहले डिफ़ाइन करते हैं
वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम कहते हैं लेट आर बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, वी डिफाइन द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी। एक पार्टिकल इधर है और कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम टी के बाद वो पार्टिकल इधर आ जाता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे जैसे उसका डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है टाइम के साथ, उसको हम कहते हैं, यानी कि आप डेरिवेटिव पढ़ते हैं किसमें, चेंज आर में। आर क्या चीज़ है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू, जब रेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डी आर बाई डी टी इज कॉल्ड वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में भी चेंज आए इसको हम डिनोट करते हैं वी के साथ, और अगर इसमें चेंज आ जाए यानी कि डी ओवर डी टी, इसमें चेंज किसमें, डी आर ओवर डी टी, तो ये मेरे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि अब ये वी के इक्वल है ना, तो डी वी बाई डी टी, इसकी जगह वी लिख सकते हैं। सो अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव आपका एक्सेलरेशन है और फर्स्ट डेरिवेटिव आपका जो है वो वेलोसिटी है। एग्जाम्पल उसने एक दिया है, वेरी वेरी सिंपल, आपके लिए बड़ी यानी कि आसान सी एग्जाम्पल होगी, कि उसने आपको कहता है एक पार्टिकल है, पेज 140 पे ही आपकी बुक की, क्योंकि गोरी की बुक आप लोगों ने लेनी है, पेज नंबर 140 पे ये आपकी एग्जांपल मौजूद है, आप उधर से देख सकते हैं। वो कहता है कि एक पार्टिकल जो है वो इज़ मूविंग इन सच अ वे इट्स पोजीशन इज़ गिवन। पोजीशन उसने आपको खुद बता दी है, पोजीशन आपको दी होती है जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कहता है पोजीशन क्या है, टी स्केयर, यानी कि आई की तरफ से उसकी ये पोजीशन है, प्लस कॉस टी प्लस साइन स्केयर टी, ये उसकी जे की तरफ से पोजीशन है, और प्लस ई की पावर टी लॉग टी, लॉग टी, ये उसकी के की तरफ से पोजीशन है। तो एक पार्टिकल की उसने पोजीशन आपको दे दी है, कहता है आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो वेरी वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि इसका सिंपल आप पहला डेरिवेटिव लोगे डी आर बाई डी टी। तो डेरिवेटिव आप लोगों को लेना बड़ा आपके लिए सिंपल सी बात है, 3t स्केयर प्लस आई वाले का लेदर डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और साइन स्केयर का पावर 2, शुरू में पावर में से एक माइनस, ठीक है, और टी है इधर, और पावर के नीचे साइन का फिर लेना कॉस, और इसी तरह इसका ई की पावर टी का डेरिवेटिव आपको पता यही होता है टी, और लॉग टी का डेरिवेटिव आपको पता है 1 ओवर लॉग के आगे वाली को नीचे, ऊपर उसका डेरिवेटिव ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास, ये आपके पास वेलोसिटी। इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर, सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास होगा एक्सेलरेशन। तो आपका क्वेश्चन पूरा ओके भाई, ये इसमें इतना ही है, ठीक है। आगे आपके पास एक आर्टिकल है, फाइंड द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कार्टेशियन कंपोनेंट्स निकालने, 3 तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में आएंगे, 1, 2 एंड 3। नंबर 1 कार्टेशियन कंपोनेंट्स। ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के कार्टेशियन कंपोनेंट्स निकालने। नंबर 2 टेंजेंशियल
एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इस चैप्टर में, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट किसके, वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के। थर्ड, रेडियल एंड ट्रांसफर कंपोनेंट, और इन्हीं तीनों पे आपके न्यूमेरिकल भी हैं, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट। पर ये तीनों आपने आर्टिकल्स को सॉल्व करना, तो आज इसमें पहला करते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक इस तरह से ले लेते हैं कंपोनेंट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग इधर आप कह लें कि एक्स एक कोई कंपोनेंट है एक्स आई, इधर जाहिर बात है इधर एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज़ आएंगी 2 3 जिस तरह भी, और इसके अलॉन्ग आपके पास वाई की वैल्यूज़ आएंगी वाई एक्सिस के अलॉन्ग। इसे मैं थोड़ा बेटर कर देता हूँ, इधर आपके पास वाई की वैल्यूज़ आएंगी। हम मान लेते हैं कि एक आपके पास इस तरह से कोई सा भी एक कर्व है, ठीक है, आपके पास इस तरह से कोई सा भी एक कर्व है और एक इसके इधर एक पार्टिकल पी पड़ा हुआ है, ठीक है, पार्टिकल ने इस कर्व के अलोंग मूव करना है। ज़ाहिर पार्टिकल जब भी मूव करेगा वो किसी ना किसी कर्व मीन एक जैसे कि आपके पास एक चिमटी है वो एक दीवार पे चल रही है, तो दीवार उसके लिए एक कर्व है, ठीक है। तो ज़ाहिर है किसी ना किसी पार्टिकल किसी चीज़ पे मूव, गाड़ी है सड़क पे चल रही है तो सड़क उसके लिए एक कर्व है, ठीक है। तो पार्टिकल किसी इधर इस तरह मूव कर रहा है, तो मैं इसको कर्व को कह देता हूँ भाई, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस कर्व की इक्वेशन है। तो इस पार्टिकल का ये x की तरफ से डिस्टेंस है और y की तरफ से भी डिस्टेंस है, तो x की तरफ से ये डिस्टेंस और ये y की तरफ से डिस्टेंस है yj, यानी कि और ये विद रिस्पेक्ट टू ओ आर इसका पोजीशन वेक्टर है, इस पार्टिकल p का ओ की रिस्पेक्ट से पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर हम कहते हैं कि हम एक फिक्स पॉइंट लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं x और y, ये एक किसी खास पॉइंट से मेजर करते हैं। तो मैं ओ से, जैसे हम कहते हैं कि भाई मरे कॉलेज इस जो स्टेडियम से इतने फासले पे है, तो स्टेडियम जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको, तो ये मरे कॉलेज का डिस्टेंस उधर से मेजर किया जाता है। तो स्टेडियम आपका जो होगा उससे लेके मरे कॉलेज का उसको आर का नाम दें, तो आप ओ से मेजर कर रहे हैं तो इसको हम कह देते हैं ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। हम कहते हैं कि एक कुछ वक्त के बाद, पहले पॉइंट इधर था ना, पार्टिकल इस कर्व के इधर था, तो पार्टिकल आपका इधर चला गया और पार्टिकल जैसे आगे मूव किया, इसको मैं कह देता हूँ Q, इसको। अब जब पार्टिकल इधर चला गया तो इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ, अब ज़ाहिर बात है वो पहले R था, अब थोड़ा ज़्यादा होगा R से, मैं कह देता हूँ R प्लस डेल्टा R, थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर जो है वो उसका थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि पार्टिकल थोड़ा आगे चला गया। तो पार्टिकल के आगे जाने से ये जो आपके पास पहले पॉइंट P इधर x था, अब इसका ये डिस्टेंस y की तरफ से होगा, ठीक है। और तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, यानी कि x की तरफ से भी उसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, और इसी तरह y की तरफ से भी डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा,
ठीक है, जिसके अलॉन्ग भी पार्टिकल मूव, अगर तो कर्व आपका इस तरह से है, इस तरह से, तो फिर जाहिर बात है एक्स भी बढ़ेगा, वाई भी बढ़ेगा। लेकिन अगर कर्व ऐसे है तो फिर वो एक ज़रा बढ़ेगा, तो डिस्टेंस चाहे वो एक चक्कर काट के वापस आ जाए। सो एक्स का डिस्टेंस भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा, पहले एक्स था, अब एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, पहले वाई था, अब वाई प्लस डेल्टा वाई आ गया। इसमें फिगर को एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। ये आपके पास एक कर्व है, ये वाला, इसको मैंने कह दिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये y फंक्शन है इसमें x का। तो जैसे कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, इस तरह डिफरेंट किस्म के कर्व होते हैं। इस पे एक पार्टिकल जो है इस जगह पे है, पार्टिकल इधर है, मैंने इसको पॉइंट p का नाम दे दिया। इसका x की तरफ से डिस्टेंस इसने x कवर किया, यानी कि अगर x की तरफ से 3 है तो 3 आ जाएगा, y की तरफ से उसने 4 सेंटीमीटर है तो इधर 4 आ जाएगा, 3,4, जो भी डिस्टेंस उसने कवर किया है। कुछ टाइम के बाद पार्टिकल इधर आ जाता है मूव करके। तो अब इसका जो पोजीशन वेक्टर पहले r था, अब इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r प्लस डेल्टा r। ओके, तो इसका x की तरफ से डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो इसका x की तरफ से डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, और y की तरफ से डिस्टेंस इसका हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी फिगर हम लोगों ने, ये हम बार बार इस फिगर को बनाते रहेंगे। तो जो आपने ये इसको बनाया है, ये आपका कर्व है, ये P है, और ये y और ये x। तो आपको पता है कि हेड टू टेल रूल से OP जो है वो इक्वल आएगा, इसको मैं A कह देता हूँ, OA प्लस AP, यानी कि OP जो R है ये इक्वल आ जाएगा XI, ये I की तरफ से है, और ये J की प्लस YJ। सो R इक्वल टू XI प्लस YJ। और आपको पता है कि जब आप dr/dt करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये R है ना डिस्प्लेसमेंट, उसका पोजीशन वेक्टर, तो इसमें चेंज उसको हम कह देते हैं वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा dx/dt, इधर भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद, और y का भी लेना पड़ेगा j। तो ये dx/dt जो है ना आपका, ठीक है, सिंपल, आपने इधर हेड टू टेल रूल r इक्वल टू XI प्लस YJ लगाया, डेरिवेटिव लिया आप लोगों ने, तो ये x की तरफ से x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया, और ये y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट हो गया। अगर आप इसकी स्केयरिंग, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i वाले का भी स्केयर करें, j वाले का भी स्केयर करें। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा dr/dt का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा dx/dt का स्केयर प्लस dy/dt का स्केयर, इसके ऊपर स्केयर रूट। और हम इसको आमतौर पे बुक्स के अंदर ds/dt के साथ डिनोट कर देते हैं, यानी कि वेलोसिटी के कंपोनेंट को, यानी कि ये जो सारा है ना dx/dt का स्केयर, dy/dt का स्केयर, इसका स्केयर रूट, इस सारे को हम डिनोट करते हैं ds/dt से। ये किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को शो, मैग्नीट्यूड को शो करता है वेलोसिटी की। ये कार्टेशियन कंपोनेंट के अंदर, अगर आपको कहता है कार्टेशियन कंपोनेंट्स के अंदर आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपने निकालना, तो आपने सिंपल उसका जो x कंपोनेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड, उसके y कंपोनेंट का भी मैग्नीट्यूड, अगर 3 डिमेंशन में है तो z वाले को भी इधर dz/dt उसका भी, तो तीनों का स्केयर और ऊपर स्केयर रूट करके सिंपल आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि वेलोसिटी जो है वो तो इक्वल आई है dr/dt के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी को लिखा जा सकता है dr/ds मल्टीप्लाई बाय ds बाय चेन रूल से, ये s से dr/dt ही बचेगा। ds/dt ये हमने भी इसको क्या नाम दिया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और साथ इसके आ जाएगा dr/ds। ठीक है, वेयर v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड dr/ds शोज द डायरेक्शन ऑफ, तो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है उसकी। ठीक है, ये उसकी वेक्टर है,
ये उसकी स्केलर मैग्नीट्यूड वैल्यू है और ये उसके साथ एक वेक्टर है जो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो डी आर बाई डी एस जो है ये आपके पास इसके इक्वल होता है, ये बात आपने याद रखनी है। इसको देखें, इस पे डी आर बाई डी एस ये है ना आपका, ये था कर्व, तो डी आर बाई डी एस ठीक है, इज द वेक्टर पैरेलल टू द टेंजेंट एट पॉइंट पी। ये टेंजेंट के पैरेलल एक वेक्टर होता है, ठीक है। डी आर बाई डी एस इज अ वेक्टर पैरेलल टू द टेंजेंट एट पॉइंट पी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। और इसकी अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो डी आर बाई डी एस इसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है उसको लिख सकते हैं डेल्टा आर बाई डेल्टा एस अप्रोचिंग टू 0 इक्वल टू 1। क्योंकि आप देखें ये 1 कैसे आया, ये वाली बात इसमें इंपॉर्टेंट है। जब आप बात करते हैं, ये कर्व है, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था। जब हमने बात, पार्टिकल पहले इधर था, बाद में इधर चला गया। पहले पोजीशन वेक्टर था R, बाद में पोजीशन वेक्टर था R प्लस डेल्टा R। तो ये वाली जो है ना, ये वाला वेक्टर, ये जो लाइन अंदर ये वाली आ रही है, ठीक है, ये R है, ठीक है। और ये इसके ऊपर थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर आपको पड़ गया R प्लस डेल्टा R। तो ये वाली जो लाइन आ रही है ये आपके पास क्या बनेगी, पी क्यू, यानी कि अगर आप ये इसको निकालते हैं तो ये बनेगा ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू पी। तो ये आपके पास R है, ये आपके पास R प्लस डेल्टा R है प्लस ओ पी, तो सॉरी क्यू पी, ठीक है, ये वैसे ही आया। तो ये R से कैंसिल, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू पी इक्वल टू डेल्टा R, यानी कि पी क्यू इक्वल हो जाएगा डेल्टा। जब आप इस क्यू पी को पी क्यू करेंगे तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, यानी कि पहले ऐसे है वेक्टर, उसके उलट हो जाता है नेगेटिव वेक्टर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि ये जो है ना, ये आपके पास डेल्टा R है। तो ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, थोड़ा बेंड सा नज़र आ रहा है कर्व के अंदर, इसको हम कहते हैं डेल्टा एस, आर्क लेंथ, यानी कि ये डेल्टा एस होती है। तो जब डेल्टा एस अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है, डेल्टा एस यानी कि डेल्टा एस 0 को कब अप्रोच करेगा, जब आपका ये पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q है ये बड़ा, अगर ये दूर होगा पॉइंट Q फिर तो ऐसे कर्व ही बनेगी, लेकिन अगर पॉइंट P के पॉइंट Q करीब ही होगा तो फिर कर्व नहीं इतनी ज़्यादा बनेगी। यानी कि इधर पॉइंट Q है फॉर एग्जांपल, तो आप कर्व बनाने लगोगे तो वो थोड़ी सीधी लाइन इसी तरह की बन जाएगी। तो जब P अप्रोच करेगा Q को, यानी कि P Q के बहुत ज़्यादा करीब होगा, उस वक़्त डेल्टा एस यानी कि आर्क लेंथ बहुत कम होगी, 0 को अप्रोच करेगी, यानी कि इतनी कम होगी कि डेल्टा एस तकरीबन डेल्टा टी ही बनेगा, डेल्टा आर ही बनेगा, ठीक है। ये जो डेल्टा आर था ना आपका, ये जो मैंने निकाला है पी क्यू, ये और ये भी तकरीबन उसी तरह की सीधी लाइन ही बन जाएगी। तो डेल्टा आर नीचे आकर डिवाइड करें तो डेल्टा आर ओवर डेल्टा एस, दोनों तरफ आप डेल्टा एस के साथ, तो ये 1 को अप्रोच, यानी कि ये तकरीबन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तकरीबन, ये जो टेंजेंट वेक्टर है, ये डी एस बाई डी टी मैंने आपको बताया था कि ये एक वेक्टर है पैरेलल टू द टेंजेंट, ठीक है। ये एक वेक्टर है पैरेलल टू द टेंजेंट। तो जो आपने वेलोसिटी निकाली थी, वेलोसिटी आपने निकाली थी वी डी आर बाई डी एस, तो इसको मैंने डी आर बाई डी एस की जब मैंने मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाली है तो वो मेरे पास इक्वल आएगी एक टेंजेंट और साथ इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 1, ठीक है। सो मेरे पास v इक्वल हो जाएगा v t, यानी कि वेलोसिटी का सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है,
ठीक है। इसके तो ये आपके पास हम कहते हैं वेलोसिटी इज़ ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, ठीक है। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आप लेंगे डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, तो आपके पास एक्सेलरेशन भी निकल आएगा। सो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, एक्स और वाई कंपोनेंट के अलग-अलग डेरिवेटिव लेने हैं। फर्स्ट और सेकंड को आपने सिंपल सॉल्व कर लिया उसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स को, ठीक है। हम इस कर्व को कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ कल के लेक्चर में इस कर्व को ही बनाएंगे क्योंकि हमने इसको अगले दोनों लेक्चर में दोबारा इसको यूज़ करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।